शेड्यूल 2 के मैटर्स वो हैं जो अक्सर डिसिप्लिनरी कमेटी के पास जाते हैं। बहुत शांत मन से सुनना, अच्छे से एक एक पॉइंट को समझ लेना तुम लोग, ठीक। इसमें भी अलग अलग पार्ट्स हैं। जैसे इसका पार्ट 1 जो है उन मैटर्स की बात करता है जिसको डायरेक्टली डिसिप्लिनरी कमेटी डील करेगी। कौन डील करेगी? डिसिप्लिनरी कमेटी। आपको इसको आसान भाषा में बताऊं तो पीसीएस ने, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी ने, कोई एक ऐसा मिसकंडक्ट कर दिया है जो सीधे किसके पास जाने वाला है? डिसिप्लिनरी कमेटी के पास जाने वाला है। इसमें उसके ऊपर पेनल्टी जो है ज्यादा ही लग जाएगी। मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर। अब इसके क्लॉजेस सिखा रहा हूं, बहुत आसान है, एक एक बार में आपको समझ आएगा। जैसे इसका क्लॉज 1 है, ठीक है, आईएमपी लिख देता हूं मैं इसके साथ। बेटी चली जाएगी नीचे, मैं छोड़ रहा हूं। जैसे इसका क्लॉज 1 है, ठीक है, क्लॉज 1 बेसिकली ये बोलता है कि सपोज करो अपन ना एक ही को सीएस मान के चलते, हर एग्जांपल में नंदनी, ये प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है और एक पर्टिकुलर कंपनी है जिसको ये सर्विस देती है, ठीक। अब एक बात बताओ, इनके बीच प्रोफेशनल क्लाइंट रिलेशनशिप है कि नहीं है, जो हमने एविडेंस एक्ट में पढ़ा था? हाँ सर है। तो इनके बीच के कम्युनिकेशन क्या कहलाएंगे? प्रोफेशनल कम्युनिकेशन। अब अंजलि ने, अरे सॉरी, नंदनी ने क्या किया, इन कम्युनिकेशन को कहीं बाहर डिस्क्लोज कर दिया। तो सही किया कि गलत किया? गलत। टू अदर पर्सन। तो ये माना जाएगा कि इसने बहुत बड़ा मिसकंडक्ट कर दिया है। इसकी क्लाइंट की जानकारी कॉन्फिडेंशियल थी जो उसके और क्लाइंट के बीच ही रहने वाली थी। अगर नंदिनी ने ये इंफॉर्मेशन बाहर कहीं डिस्क्लोज कर दी है तो ये मिसकंडक्ट का मामला है और आपका मामला डायरेक्ट डिसिप्लिनरी कमेटी के पास जाएगा। आप बोलो कितना क्लैरिटी है? क्लियर है सर। अच्छे समझ आया कि आधा अधूरा है? ये देखो, ये जैसे इसमें पैराग्राफ में दे दिया इन्वर्टेड कॉमा में, डिस्क्लोजर्स इंफॉर्मेशन एक्वायर्ड इन कोर्स ऑफ प्रोफेशनल एंगेजमेंट टू एनी पर्सन अदर देन क्लाइंट सो एंगेजिंग हिम विदाउट द कंसेंट ऑफ सच क्लाइंट और अदरवाइज देन एज रिक्वायर्ड बाय लॉ। अब नीचे पढ़ दिए याली लाइन को, इसमें पूरा समझाया है कि कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस और क्लाइंट के बीच जो कम्युनिकेशन होता है वो प्रोफेशनल कम्युनिकेशन होता है जिसको क्लाइंट की कंसेंट से डिस्क्लोज नहीं कर सकते बिना उससे कंसेंट दिए। और यदि आपने ऐसा कर दिया तो आपने क्या किया? कितना क्लैरिटी है? क्लियर है सर। अच्छे से। अच्छा, नेक्स्ट, नंदनी पीसीएस है, इसने क्या किया, कुछ फॉर्म्स को, ठीक है, या फिर कुछ पेपर्स को विदाउट एग्जामिनेशन, बिना जांचे परखे सबमिट कर दिया। तो सही किया कि गलत किया? गलत। क्या गलत है इसमें? क्योंकि उसे एक बार वेरीफाई करना चाहिए, उसको एग्जामिन करना चाहिए कि ये ट्रू पेपर्स है कि नहीं सबमिट करने से पहले। In his name or in the name of his firm a report of examination of matter relating to company secretarial practice and related statement, ठीक है, बिना देखे परखे, unless the examination of such statement has been made by him or by a partner or employee in his firm or by another company secretary in practice। यदि एक सीएस जो है अपने नाम पर कोई रिपोर्ट को सबमिट कर देता है बिना जांचे परखे, ठीक है, या उसके पार्टनर ने जांच दिया होता तो भी बहुत होता, या कोई और पीसीएस जांच देता तो भी बहुत होता, पर अगर बिना एग्जामिनेशन के सबमिट कर दिया तो उसने गलत किया। आपको क्लैरिटी आ गई कि नहीं आई? दोनों पॉइंट अच्छे समझ आए कि नहीं आए? पहले में क्लाइंट की डिटेल कहीं बता आया, दूसरे में क्या कर रहा है, बिना जांचे परखे क्या कर दिया, फॉर्म जमा कर दिया। सही किया कि गलत किया? गलत किया। देन एक रिपोर्ट में अपना नाम यूज करने दे दिया या कहीं स्टेटमेंट दे दिया, ठीक है, और उसको उसकी एक्यूरेसी के बारे में बिलीफ नहीं था, गिविंग नेम विदाउट बिलीफ ऑफ एक्यूरेसी। एक रिपोर्ट में आप नाम दे रहे हो और आपको पता नहीं है कि रिपोर्ट सही है कि गलत है, तो सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो? गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हो सर कि क्योंकि हमको खुद ही एक्यूरेट नहीं है, हम लोग को खुद ही नहीं पता है कि वो चीज सही है कि नहीं, और अपना नाम वहाँ पे यूज करने दे रहे हैं। आज का वीडियो भेजूंगा मैं आपको, ठीक है? हाँ सर। लेना है, तीनों पॉइंट समझ आ गए, क्लॉज 1 2 3? हाँ सर। कोई समस्या? नहीं सर।
देन जो पीसीएस है एक रिपोर्ट ऐसी कंपनी या फर्म के बारे में बना रहा है जिस फर्म या कंपनी में उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है। तो इसमें क्या इशू है? इसमें क्या सर उसका वहाँ पे सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो वो चीज वो उसके फेवर में ही करेगा। उसकी इंडिपेंडेंस खत्म हो जाएगी। क्या खत्म हो जाएगी? इंडिपेंडेंस। और अगर आप एक प्रोफेशनल हो तो आपको हमेशा इंडिपेंडेंट होना होता है। सही बात है, गलत बात है? यस सर। अगर आप एक ऐसी कंपनी या फर्म के बारे में रिपोर्ट बना रहे हो जिसमें आपका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट है तो रिपोर्ट तो आप अच्छी बनाओगे, क्यों खराब बनाओगे? सही बात है, गलत यस बात? सर। इसमें कोई डाउट? नहीं। सब्सटेंशियल इंटरेस्ट मतलब किसी बिजनेस में 25% तक इंटरेस्ट होना। आप बता दीजिए, कहीं कोई दिक्कत? नहीं सर। कोई डाउट नहीं है। अब मान लो जैसे इसमें एक सवाल ये भी आ जाता है कि अगर मान लो कि ऐसी बिजनेस एंटरप्राइज है जो जिसमें शेयर कैपिटल नहीं है, जैसे स्पोर्ट्स क्लब है, ठीक है। अब अगर उसमें पीसीएस का किसी तरह से सब्सटेंशियल इंटरेस्ट जुड़ा है तो वो स्पोर्ट्स क्लब के लिए रिपोर्ट बना पाएगा कि नहीं बना पाएगा? क्वेश्चन समझ आया कि नहीं आया? जैसे सब्सटेंशियल इंटरेस्ट का मतलब हम पढ़ते हैं 25% से ज्यादा वहां पर शेयर कैपिटल या इंटरेस्ट होना। अब अगर मान लो कंपनी में शेयर कैपिटल ही नहीं है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी है, तो आप मानोगे कि नहीं उसका सब्सटेंशियल इंटरेस्ट हो सकता है कि नहीं हो सकता है? सर हो सकता है। हो सकता है। तो यहाँ पे भी रिपोर्ट बना के नहीं दे सकता। आपको ये बात समझ आई कि नहीं? हाँ सर। मानो और जीवन में कोई डाउट तो नहीं है? नहीं सर। अच्छा, नेक्स्ट। पीसीएस को किसी रॉन्ग डूइंग का नॉलेज था या उसको एक मटेरियल फैक्ट के बारे में पता था। किसके बारे में पता था? मटेरियल फैक्ट के बारे में। मटेरियल फैक्ट मतलब होता है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में पता था, ठीक है, पर उसने इस चीज को रिपोर्ट में ओमिट कर दिया, नहीं बताया। अब इस वजह से कल बहुत सारे लोगों का लॉस हो गया। तो ये पीसीएस जिम्मेदार है कि नहीं है? क्यों जिम्मेदार है बताओ? क्योंकि सर उसे वो चीज फैक्ट पता थी लेकिन उसने डिस्क्लोज नहीं किया। उसे बताना चाहिए था, उसको रिपोर्ट में डालना चाहिए था। अब इसमें ना ये लाइन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इससे क्वेश्चन आपको आ जाएगा और ये सबसे टफेस्ट क्वेश्चन में होगा जो आधे देश के बच्चे नहीं बना के आएंगे। द रिपोर्ट ऑब्लिक स्टेटमेंट साइंड बाय पीसीएस शुड कंटेन ट्रूथ। मानते हो? सच होना चाहिए कि यस नहीं? सर। होल ट्रूथ, हाँ। सच एंड नथिंग बट द ट्रूथ। हाफ ट्रूथ एट टाइम्स इज मोर डिजास्टर्स। इस लाइन में कोई दिक्कत है? नहीं सर। अब देखो ये एग्जांपल ना बहुत अच्छे से पढ़ना, ये एग्जाम में वैल्यू बेस बना के पूछेगा। मेकिंग अ स्टेटमेंट दैट company has continuous track record of dividend declaration since its corporation when the fact are that for last 3 years dividend was being declared from accumulated profit and not from current year profit. Making a statement that company has continuous track record of dividend declaration since its corporation would be a half truth. कहानी समझ आई? रिपीट करता हूँ। सीएस क्या सर्टिफाई कर रहा है कि कंपनी का जबरदस्त ट्रैक रिकॉर्ड है। सच ये है कि पिछले 3 सालों से तो लॉस सफर कर रहे हैं, अपने अकुमुलेटेड प्रॉफिट या पुराने प्रॉफिट में से डिविडेंड बांट रहे हैं। तो यहाँ पे सीएस सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? गलत, झूठ बोल रहा है। बोल रहा। तो यहाँ पे वो फंसेगा कि नहीं फंसेगा ये बता। यस सर फंसेगा। रट डालना। क्या करना? रट रट डालना बोलता हूँ मतलब समझना होता है ना, ध्यान रखना। हाँ सर। मन और जीवन में कोई तकलीफ इसको लेकर? नहीं सर। अच्छा, उसके बाद क्लॉज 6 क्लॉज 5 से जुड़ा है कि भाई हमारे सीएस को एक मिस स्टेटमेंट के बारे में, फ्रॉड के बारे में पता है और पता होने के बाद भी उसने बताया नहीं। तो सही किया कि गलत किया? गलत किया। गलत। आपको क्लैरिटी आई कि नहीं है? हाँ सर। अच्छा, क्लॉज 7 को अपन लिखेंगे आईएमपी। क्या लिखेंगे? आईएमपी। अगर कोई सीएस ड्यू डिलिजेंस ना दिखाए, मतलब एक्टिवली काम ना करे और लापरवाही से काम करे। कैसे काम करे? लापरवाही से काम करे तो बेसिकली ये माना जाता है कि वो मिसकंडक्ट कर रहा है। और इसमें केस है नेमीचंद वर्सेस कमिश्नर नागपुर डिवीजन का केस। आप लोग को भी नोट्स में मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक सीएस है वो होल टाइम प्रैक्टिस में नहीं है। किस में नहीं है? टाइम प्रैक्टिस में नहीं है। प्रैक्टिस में नहीं। उस बंदे ने क्या किया? एनुअल रिटर्न सर्टिफाई कर दिया बिना सोचे समझे। तो ये लापरवाही है कि नहीं है? ये लापरवाही है कि नहीं है।
क्या लापरवाही है कि अगर कंपनी में सीएस है तो बहुत अच्छा, और नहीं है तो केवल एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी ही जो है एनुअल रिटर्न को सर्टिफाई करेगा फॉर्म MGT 7 को। किसको? MGT 7। अब ये बंदा ना उस कंपनी का सीएस था और ना ही ये खुद प्रैक्टिस में था, इसने फॉर्म सर्टिफाई करके सही किया कि गलत किया? गलत किया। वैसे ही एक कंपनी को बैंक में जमा करने के लिए पेपर चाहिए था, ये बंदा प्रैक्टिस में नहीं था लेकिन इसने पेपर्स बना के दे दिए, तो सही किया कि गलत किया? गलत। आपको समझ आया कि कंफ्यूजन हुआ? जब आप लापरवाही दिखाते हो, जो काम आपको नहीं करना चाहिए आप कर देते हो, तो आप मिसकंडक्ट के दोषी हो कि नहीं? यस सर। आपको 6 क्लॉज समझ आया कि नहीं है? हाँ सर। मन और जीवन में कोई तकलीफ तो नहीं है? नहीं। नहीं। अब उसके बाद भैया ये मत करना नीचे, है ना, ये ऐसे मत करना, इसको ऐसे मत करना, ठीक है? आप ना क्लॉज 10 को फिर VVIMP कर देना, ठीक है? अगर एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी क्लाइंट के पैसे को अपने अकाउंट में डाल देता है, या क्लाइंट के जो क्लाइंट है उसके पैसे को सेफ नहीं रख पाता है, क्या नहीं कर पाता है, सेफ नहीं रख पाता है, तो वो मिसकंडक्ट का दोषी है। ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको अच्छे समझ लेना। फेल्स टू कीप मनी ऑफ हिज क्लाइंट अदर देन फीस, अपनी फीस को छोड़कर बोल रहा है ना, meant to be expended in separate banking account or to use such money for purpose for which they are intended within reasonable time। अगर सही जगह पे पैसा नहीं लगा पाता है क्लाइंट का, या पैसे का ढंग से नहीं रख पाता है, तो मिसकंडक्ट का दोषी है। आप बताओ कितना क्लियर है? क्लियर है सर। इसमें ना ये ना एकदम अच्छे से पढ़ लो, ये स्टार स्टार आपके लिए बना दे रहा हूँ। Advance received from client for expenses like traveling, conveyance to be incurred by PCS need not to be kept in separate account. However, advance received from client for payment of statutory filing fees, stamp duty to be paid by PCS on client behalf must be kept in a separate account. In case client has paid advance for certain specific purpose, say for payment of fees and stamp duty for incorporation of company or for increase in authorized share capital, such amount should be used in reasonable time. If the decision to incorporate a company or increase capital is postponed or cancelled, PCS should promptly return such advance and should not adjust his fee from the amount so received for service standard, unless such adjustment is authorized by the client. पूरी लाइन सिखा दे रहा हूँ आपको। खाने पीने का पैसा अगर देता है तो उसको आप अपने अकाउंट में डाल दो, लेकिन अगर पैसा कोई सरकारी फीस पे करने के लिए दिया है तो आपको उस पैसे से ऑन टाइम क्या करनी होगी, फीस या स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होगी। और मान लो अगर मामला पोस्टपोन भी हो जा रहा है तो आपको अपने क्लाइंट को पूरा एडवांस क्या कर देना चाहिए, रिफंड कर देना। एकदम अच्छे से बात समझ आई कि नहीं? हाँ सर। ये एग्जाम में पूछ भी चुका है। आप आया तो आप कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे? यस सर। आपको समझ आया कि नहीं आया? ये वीडियो भी मैं भेजूंगा, बार बार बोल रहा हूँ, एकदम अच्छे से पढ़ देना। इतने क्लॉजेस पढ़ने हैं, बन जाएगा। शेड्यूल 2 में कब मैटर डिसिप्लिनरी कमेटी के पास जाता है? हाँ सर। अच्छा, अब उसके बाद बेटा ऐसी छोटी छोटी बातें हैं, ज्यादा कोई लोड वाला चीज नहीं है। कब ये माना जाता है कि इंस्टीट्यूट जनरली कोई प्रोफेशनल मिसकंडक्ट कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं? जनरली मिसकंडक्ट कर रहे हैं। जैसे कब कब माना जाता है? तो अगर काउंसिल ने कोई गाइडलाइन इशू करी है, क्या इशू करी है? गाइडलाइन। और अगर ये गाइडलाइन फॉलो नहीं करते हैं तो माना जाता है ये जनरल मिसकंडक्ट है। ये पीसीएस भी कर सकता है, और कौन कर सकता है? एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट। और अगर ये मिसकंडक्ट करोगे तो आपका मैटर आप जानते हो किसके पास जाने वाला है? डिसिप्लिनरी कमेटी। ऊपर स्पेसिफिक मैटर थे जो पक्का जाएंगे ही जाएंगे, यहाँ शायद बच भी सकते हो। तो कौन कौन सी गाइडलाइन है, किस किस चीज के बारे में है? जैसे आपको अपने डिटेल वेबसाइट पे बताने होते हैं ICSI के, नहीं बताओगे तो मिसकंडक्ट है। कहीं कोई दिक्कत? नहीं सर। आप अगर अपनी फर्म का कोई नाम रखते हो ना, तो आपको पहले ICSI की काउंसिल से अप्रूव करवाना पड़ता है गाइडलाइन। कोई दिक्कत? नो सर। आपको PDP प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम या सेमिनार अटेंड करने कंपलसरी, नहीं करोगे तो आपको गाइडलाइन, कोरोना गाइडलाइन होने वाला था, काउंसिल की गाइडलाइन जो है फॉलो नहीं कर रहे हो, तो इसमें मिसकंडक्ट माना जाएगा। कितना क्लियर है? क्लियर है सर। आपको मैं दोबारा बोल देना, आप कंफ्यूज मत होना, ठीक है? स्केड्यूल, सेकंड स्केड्यूल का पार्ट 2 ना जनरल मिसकंडक्ट की बात करता है। ये बोलता है कि ICSI की कुछ गाइडलाइंस है जो फॉलो करना है, नहीं करने पे मिसकंडक्ट के दोषी होते हो। जैसे वेबसाइट पे डिटेल अपलोड करना, फर्म का नाम अप्रूव कराना ICSI से,
प्रोफेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम अटेंड करना ये जरूरी है, ड्रेस कोड फॉलो करना, मैंने आपको ड्रेस कोड बताया आई थिंक, है ना। हाँ सर। देन ये हाँ पॉइंट सर। कंप्लायंस सर्टिफिकेट वाला नहीं करना, ठीक है। उसके बाद जहां जहां अटेस्टेशन करे वो सबका रजिस्टर मेंटेन रखो, किस किस फॉर्म को सर्टिफाई करे। आपके एडवर्टीजमेंट का कोड दिया हुआ है जो फर्स्ट शेड्यूल में पढ़ दियो, क्या ऐड दे सकते हो क्या नहीं दे सकते, सही बात है गलत बात है। यस सर। आपको अपनी फर्म का नाम अगर बदलना है या सीएस के लोगो का इस्तेमाल करना है तो सबकी गाइडलाइन बनी हुई है, आपको इन गाइडलाइंस को क्या करना पड़ेगा, फॉलो करना पड़ेगा, फॉलो करना तो पड़ेगा। आपके ऊपर एक्शन हो जाएगी। कितना क्लैरिटी है, क्लियर है सर। मन और जीवन में कोई डाउट तो नहीं है इसको लेकर। नो सर। दूसरा इसका क्लॉज 2 बोलता है कि आप कहीं एम्प्लॉयमेंट में हो एज अ सीएस, आप अपनी कंपनी की जानकारी बाहर लीक कर दे रहे हो, डिटेल्स को बाहर डिस्क्लोज कर दे रहे हो, तो सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। गलत। तो आप अपने एम्प्लॉयर का विश्वास तोड़ रहे हो कि नहीं तोड़ रहे हो। यस सर। तो मिसकंडक्ट सर ये तो ऊपर भी मिला था ना हम लोग को पार्ट 1 में, तो बेटा वो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी की बात थी, प्रोफेशनल आपके एम्पावरमेंट। क्लाइंट और प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी के बीच। यहाँ क्या बात हो रही है, मास्टर सर्वेंट रिलेशन की। आप कंपनी के एम्प्लॉई हो, आप कंपनी की जानकारी अगर कहीं बाहर दे रहे हो तो आप एक ट्रस्ट का रिलेशन तोड़ रहे हो कि नहीं तोड़ रहे हो। यस सर। कितना क्लैरिटी है, क्लियर है सर। समझ आया कि नहीं आया। आ गया। क्लॉज 3 बोलता है कि आपसे मान लो सीएस की कमिटी ने, डिसिप्लिनरी कमिटी ने या डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट ने या बोर्ड ऑफ डिसिप्लिन ने कोई जानकारी मांगी है, जानबूझकर आप फॉल्स इंफॉर्मेशन देते हो, फॉल्स इन्फो टू द इंस्टीट्यूट, तो सही कर रहे हो कि गलत कर रहे हो। गलत। तो इसमें भी आप मिसकंडक्ट के दोषी माने जाएंगे, ठीक है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी और इसमें दिक्कत नहीं गई होगी, यस सर। ठीक है। जितना टिक किया वही देखना है बस अपने को, वैसे तो कॉपी में भी दिखाया हूँ आपको मैं, ठीक है। क्लॉज 4 IIMP क्या, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट। कंफ्यूज मत होना, अच्छे सुनना। ऊपर आपने क्लॉज 10 पढ़ा था कि क्लाइंट के पैसे का सही टाइम पे इस्तेमाल ना करना या उसको पर्सनल अकाउंट में डाल देना मिसकंडक्ट है, ये समझ गए थे क्या, यस सर। समझ गए थे। अब यहाँ पर क्लॉज 4 ये बोलता है बेसिकली कि अगर कोई मेंबर ऑफ द इंस्टीट्यूट है अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी में, मतलब काम के दौरान पैसों की हेरा फेरी कर देता है, क्या कर देता है, पैसों की हेरा फेरी। एम्बेजल करने का मतलब, ये डिफॉल्केट करने का मतलब होता है हेरा फेरी करना। यदि आप हेरा फेरी करते हो पैसों की तो आप एक गलत एक्टिविटी कर रहे हो और आपको तो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के हिसाब से भी सजा होगी, साथ में इंस्टीट्यूट भी सजा देगा। कितना क्लैरिटी है, क्लियर है सर। अच्छे समझ आए कि आधा अधूरा। अब इंस्टीट्यूट कब सजा देगा तो ये बात याद रखना, जब ये घपला आपने किसमें किया है, प्रोफेशनल कैपेसिटी में। कैपेसिटी में। इंस्टीट्यूट को पता ही नहीं लगेगा तो क्या करोगे, ठीक है। ये काम अगर यस सर। इस वजह से मैं क्लाइंट का पैसा लेके खा गया, पिज्जा खा गया उस पैसे का, तो मेरे ऊपर यार ये लग जाएगी पेनल्टी। कितना क्लियर है, क्लियर है सर। हो गए सारे मिसकंडक्ट खत्म, ये आपको मेनली पढ़ना था। अब इसके जो आखिरी हिस्सा है ना वो प्रोसीजर को लेकर है, किसको लेकर है, प्रोसीजर। प्रोसीजर मतलब कि आपके मैटर को कैसे हैंडल किया जाता है, कैसे आपके मैटर को संभाला जाता है, प्रोसीजर, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले इंक्वायरी का प्रोसीजर है, कौन सा प्रोसीजर है, इंक्वायरी का प्रोसीजर। कभी भी अगर किसी मेंबर के खिलाफ कंप्लेंट आई है तो उसको इन्वेस्टिगेट और उस पर इंक्वायरी करने का काम डिसिप्लिनरी कमेटी करेगी, कौन करेगा, सॉरी डिसिप्लिनरी डायरेक्टरेट करेगा, और फिर मैटर को किसको फॉरवर्ड करेगा, डिसिप्लिनरी कमेटी। डिसिप्लिनरी कमेटी। आप बता दो कहीं कोई दिक्कत, नहीं सर। फर्स्ट पॉइंट समझ आया कि नहीं है, हाँ। लाइट कर दो क्या लिखी है, अगर मेंबर के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट जाती है, ठीक है, या कोई भी इंक्वायरी है, तो जैसे यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया डिसिप्लिनरी कमेटी, तो कंफ्यूज मत होना, ऐसे याद रखना। पहले मैटर हमेशा किसके पास जाएगा, डायरेक्टर के पास, वो फॉरवर्ड डायरेक्टर कमेटी को। डिसिप्लिनरी कमेटी को। पहले बताओ इस बात में कोई डाउट है क्या, नहीं सर। अच्छा ये समझ आ गया। नेक्स्ट, जब भी कोई कंप्लेंट डालेगा तो काउंसिल के नाम पे डालेगा, वही प्रॉपर फॉर्म में, कोई दिक्कत, नहीं सर। अच्छे से क्लियर है। जब भी जैसे 1 और 2 पॉइंट करे फिर 4 पॉइंट करना, आप जब भी कोई कंप्लेंट डालोगे तो प्रॉपर फॉर्म में होगी और 50 रुपए की फीस के साथ होगी। कितने की फीस के साथ होगी, 50 रुपए। अगर आप केस जीत गए तो 50 रुपए रिफंड हो जाएगा और ना 50 रुपए जब्त हो जाएगा, बोलो कोई दिक्कत,
नहीं सर, पॉइंट समझ आया कि नहीं है, पहले इतने बता दो। आ गया सर। आ गया। सबसे पहले कंप्लेंट किसको जानी है? इंक्वायरी। डायरेक्टर, डायरेक्टरेट को, फिर डिसिप्लिनरी कमेटी। ठीक है, आप किसके नाम पे कंप्लेंट बनाओगे? काउंसिल के नाम पे बनाओगे। काउंसिल के नाम पे। जब आप कंप्लेंट डालोगे तो बेसिकली प्रॉपर फॉर्म में होनी चाहिए। कितने रुपए के साथ होनी चाहिए? 50 रुपीज। ठीक, जो आईसीएसआई का सेक्रेटरी है आपके, जो कंप्लेंट उसको रिटर्न कर देगा अगर ये प्रॉपर फॉर्म में नहीं हुई तो। बोलो कोई दिक्कत? नहीं सर, पूरे मामले को 60 दिन में निपटा दिया जाएगा। कितने दिन में? 60 60 डेज। days। कोई बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर, अच्छे से आई कि आधी अधूरी है? अच्छा सर। फर्दर प्रोसीजर, जिस मेंबर के खिलाफ कंप्लेंट गई है उसको 14 दिन का टाइम दिया जाता है। कितने दिन का? 14 डेज का टाइम दिया उसके जाता खिलाफ एक्शन क्यों ना ली जाए? जब उससे बेसिकली हमें रिटर्न स्टेटमेंट मिलती है तो बेसिकली और कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट मंगाना होता है तो हम मंगा देते हैं। देखो रिपीट करते हैं। सबसे पहले कंप्लेंट कहाँ जाती है, समझ आ गया होगा। काउंसिल के नाम हाँ। पे बनानी है, प्रॉपर फॉर्म में होनी चाहिए, नहीं है तो रिटर्न कर देगा। पूरी कंप्लेंट कितने दिन में खत्म कर हो जाएगी? 60 डेज में। 60 days। हैंडल हो जाएगा। ठीक है, अब वापस से अपनी मेन कहानी पे आ जाते हैं। जब कंप्लेंट गई होगी तो उस मेंबर को कितने दिन का टाइम दिया गया बात रखने के लिए? 14 days। ठीक है, उसको क्या करना है? रिटर्न स्टेटमेंट के फॉर्म में अपनी बात जो है इंस्टीट्यूट को बतानी होगी। आप बता दीजिए, इसमें कहीं कोई दिक्कत? नहीं सर। एक ये जो भी नोटिस आपने भेजा है ये रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू होना चाहिए। किसके थ्रू होना चाहिए? रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू। रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू। उसके हिसाब से फिर क्या की जाएगी? एक्शन ली जाएगी। आई होप आपको प्रोसीजर समझ आया होगा, इसमें दिक्कत नहीं गई होगी। यस सर। क्या आपको ये समझ आया, हाँ या ना? हाँ सर। हाँ सर। हैंड रेस करो अच्छे से, समझ आया कि नहीं क्लैरिटी से? आ गया? ये दोनों प्रोसीजर डिसिप्लिनरी कमेटी और काउंसिल पे दिमाग मत लगाना, मेन एक ही प्रोसीजर ध्यान रखना ऊपर और इसी को। यस सर। ठीक है, यहाँ पे जाके आपका ये पूरा क्या हो गया? कंप्लीट। कंप्लीट। ये वाला वीडियो आज का मैं भेजूंगा क्योंकि मुझे हाँ सर। दोबारा एक बार अच्छे से और देख लेना चाहिए। ठीक है, सर ये वाला हुआ भी नहीं था मेरा। हाँ, हम लोग रायपुर गए थे ओडीपी से। बात समझ गए ना? हाँ हाँ सर। ठीक है, अब क्या करना है इसको देख लेना, कल से सेटिंग अप शुरू करेंगे। ठीक है, हाँ सर, और रात में क्वेश्चन करेंगे ना? नहीं अभी शेयर कैपिटल का थोड़ा और कंप्लीट होने तो फिर करना। ठीक है, मतलब कल से करना। कल सुबह ठीक है। शेयर कैपिटल खत्म करा दूंगा ना, मतलब एक पार्ट उसका। ठीक है, ये- सुबह खत्म करा दूंगा तो शाम को फिर उसका क्वेश्चन करवा पाऊंगा बहुत सारा, मतलब 3-4 दिन के लायक क्वेश्चन हो जाएंगे इसके। ठीक है, ठीक है सर। सीएमए और आईसीएआई ने अपना जो है पेपर पोस्टपोन कर दिया जुलाई में, अच्छा। और सीएमए में। तो आप अज्यूम कर सकते हो कि आपका भी शायद क्या हो जाए, पोस्टपोन हो जाएगा। जुलाई में पहुंच जाए, ऐसा माना जा सकता है। ना हो ये ज्यादा बेटर होगा क्योंकि उससे फिर क्या होता है, थोड़ा फीलिंग कम होने लगती है एग्जाम को लेकर, है ना? हाँ सर वही। जून में हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन नहीं हो तो मान के चलना जुलाई में होगा, है ना? यस यस सर। सर। ठीक है बेटा, चल। बाय सर।